Good morning, students. Today we start the chapter 6, center of mass and rotational motion. And the first topic is center of mass. Center of mass क्या होता है? Entire mass of the system concentrated at that point. किसी भी सिस्टम का पूरा मास जिस पॉइंट पे कंसंट्रेट होता है इज कॉल्ड, उसी पॉइंट को क्या कहते हैं हम? सेंटर ऑफ मास. उसे ही सेंटर ऑफ मास कहते हैं. नेक्स्ट, सेंटर ऑफ मास टू पार्टिकल सिस्टम. सपोज मान ले एक सिस्टम दो पार्टिकल से मिलके बना है जिसका मास एक का m1 और सेकंड पार्टिकल का मास कितना है m2. ओरिजिन के रेस्पेक्ट में पोजीशन वेक्टर की बात करो तो फर्स्ट वाले का r1 और सेकंड वाले पार्टिकल का r2. देन दोनों मासेस को ज्वाइन करने वाली लाइन पे इनका सेंटर ऑफ मास लाई करता है और सेंटर ऑफ मास लाई करता है. एंड सेंटर ऑफ मास वाली जो पोजीशन वेक्टर होता है उसे क्या कहते हैं? RCM. क्या कहते हैं? RCM. वेयर RCM रिप्रेजेंट द पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन. और अगर बात करें RCM का रिलेशन क्या है इनके साथ में, तो द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड मास ऑफ पार्टिकल्स एंड देयर रेस्पेक्टिव पोजीशन वेक्टर्स. पार्टिकल्स के मासेस और उनके रेस्पेक्टिव पोजीशन वेक्टर की जो प्रोडक्ट का सम होता है इज इक्वल टू, वो किसके इक्वल होता है? इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टोटल मास ऑफ द सिस्टम. टोटल मास मतलब दोनों पार्टिकल का मास यानी कि m1 प्लस m2 एंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास. दोनों पार्टिकल्स के मासेस की प्रोडक्ट उनके रेस्पेक्टिव पोजीशन वेक्टर के साथ उनके सम किसके बराबर होता है? टोटल मास सिस्टम के उसके पोजीशन वेक्टर के प्रोडक्ट के बराबर होता है. अगर यहाँ से मैं RCM की वैल्यू निकालूँ देन RCM इक्वल टू आ जाता है हमारा m1 r1 प्लस m2 r2 अपॉन m1 प्लस m2. अब ये दो पार्टिकल सिस्टम के लिए अगर n पार्टिकल सिस्टम होता है देन RCM का फॉर्मूला बन जाता है आपका m1 वेक्टर r1 प्लस m2 r2 प्लस डॉट डॉट n तक एक्सटेंड कर देते हैं rn और अपॉन m1 प्लस m2 प्लस डॉट डॉट mn. कंबाइंड मास है टोटल मास, उसे टोटल मास को कैपिटल M से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. r2 प्लस डॉट डॉट mn rn और पूरे सिस्टम के मास को कैपिटल M से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. और ये ऐसी किसी कुछ कंडीशन होता है इफ़ देयर आर n पार्टिकल्स. अगर n पार्टिकल सिस्टम हो तो देन RCM का फॉर्मूला n तक एक्सटेंड कर देते हैं. नेक्स्ट, मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास. मैंने मान लिया देयर आर लेट एन ऑब्जेक्ट हैव n पार्टिकल्स. एक पार्टिकल के पास एक ऑब्जेक्ट के पास n पार्टिकल्स हैं और अगर n पार्टिकल्स होते हैं तो हम सेंटर ऑफ मास के पोजीशन वेक्टर का फॉर्मूला बना चुके हैं. RCM इक्वल टू m1 r1 m2 r2 mn rn अपॉन m होता है. ठीक, मैंने क्या किया, मोशन निकालने के लिए मैंने इसे डिफरेंशिएट कर दिया. डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू टाइम. टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया. जैसे डिफरेंशिएट करता हूँ ये बन जाता है RCM dRCM अपॉन dt. ऐसे ही मास तो कांस्टेंट होता है, वो तो बाहर आ जाएगा. dR1 अपॉन dt प्लस m2 dR2 अपॉन dt प्लस डॉट डॉट mn dRn अपॉन dt और अपॉन कैपिटल M. R से मतलब डिस्टेंस अपॉन टाइम, इट्स वेलोसिटी, यानी कि ये बन जाता है VCM. ऐसे यहाँ बन जाएगा m1 v1 प्लस m2 v2 प्लस लास्ट टर्म हो जाएगी आपकी mn vn अपॉन. और इसी फॉर्मूले को हम कहते हैं उसका मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास. अगर मैं मास को इस इक्वेशन 1 मान लेते हैं और मास को मैं इधर ले जाता हूँ साथ में mVCM, तो ये बचाएगा m1 v1 प्लस m2 v2 प्लस डॉट डॉट mn vn और मास मल्टीप्लाई वेलोसिटी मतलब मोमेंटम, तो PCM. तो सेंटर मास के लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला भी बन जाता है P1 प्लस P2 डॉट डॉट कितना हो जाएगा Pn. ये एक ड्राइंग नहीं, बहुत सारे ड्राइंग का कॉम्बिनेशन है. हमने मोशन निकाला, वेलोसिटी निकाली, मोमेंटम निकाला. अगर हम इक्वेशन 1 को दोबारा डिफरेंशिएट कर दें, डिफरेंशिएट अगेन
इक्वेशन 1 विद रेस्पेक्ट टू टाइम, तो शायद ये बन जाएगा dVcm अपॉन dt, और यहाँ m1 dV1 अपॉन dt प्लस m2 dV2 अपॉन dt प्लस डॉट डॉट mn dVn अपॉन dt, और अपॉन में कैपिटल M, वेलोसिटी अपॉन टाइम एक्सेलेरेशन, ये ACM का फॉर्मूला बन गया हमारा m1a1 प्लस m2a2 प्लस डॉट डॉट mn an, और पूरे के डिवाइड में टोटल मास कैपिटल M। अगर m को मैं डिवाइड में ले आऊँ तो MACM इक्वल टू हो जाएगा m1a1 प्लस m2a2 प्लस डॉट डॉट mn an, और F इक्वल टू M में होता है तो यहाँ बन जाएगा FCM इक्वल टू F1 प्लस F2 प्लस डॉट डॉट क्या हो जाएगा Fn। इस तरीके से हम इसमें चार ड्राइव कर सकते हैं, वेलोसिटी का, लीनियर मोमेंटम, एक्सेलेरेशन एंड फोर्स। नेक्स्ट बात करो कार्टेशियन, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट मतलब एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट और जेड कोऑर्डिनेट। जैसे आरसीएम का फॉर्मूला m1 r1 m2 r2 होता है, ऐसे ही एक्स एक्सिस पे क्या होता है m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस mn xn, और नीचे टोटल मास पार्टिकल्स का m1 प्लस m2 प्लस mn। ऐसे सेम वाई एक्सिस पे ऐसे सेम जेड कोऑर्डिनेट हो जाएगा, और इसे कंबाइंड फॉर्म में भी लिख सकते हैं। सम को हम समेशन से रिप्रेजेंट करते हैं, तो समेशन mi xi, और i इक्वल टू 1 से n हमने लिमिट बता दी कि 1 से लेके n तक के पार्टिकल्स हैं इसमें, और टोटल मास को कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे ही y का फॉर्मूला बन जाएगा my अपॉन mi yi, यहाँ भी i कर सकते हैं आप, i और यहाँ पे भी i अपॉन कैपिटल M। ऐसे ही z का फॉर्मूला बन जाएगा mi और zi, 1 से लेके लिमिट n और डिवाइड में कैपिटल M टोटल मास। नेक्स्ट सेंटर ऑफ मास ऑफ रिजिड बॉडी। कुछ रिजिड बॉडी दिखाई जिनके सेंटर ऑफ मास को हम ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एक सिलेंडर, सिलेंडर का सेंटर ऑफ मास कहाँ होता है, उसके मिड पॉइंट पे h/2 पे रहता है। डिस्क का सेंटर ऑफ मास कहाँ होता है, उसके सेंटर पे होता है। अगर एक ट्रायंगुलर लैमिना हो तो उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होता है, सेंटर ऑफ मास कहाँ होता है, एंगल बाइसेक्टर साइड पे होता है। एंगल को बाइसेक्ट करती हुई जो लाइन जाती है और जिस पॉइंट पे आपस में इंटरसेक्ट करती है, उसी पॉइंट पे ट्रायंगुलर लैमिना का सेंटर ऑफ मास कंसंट्रेट करता है। अगर कोन के केस में गए तो कोन का सेंटर ऑफ मास कहाँ होता है, h/4 हाइट पे होता है सर्कुलर फेस से। रेक्टेंगुलर लैमिना हो तो डायगोनल इंटरसेक्ट पॉइंट पे सेंटर ऑफ मास लाई करता है। और इन केस ऑफ रिंग, अगर कोई रिंग हो तो उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होता है, उसके सेंटर पे लाई करता है सेंटर ऑफ मास। थैंक यू।